हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल PSC बाय DC सर। दोस्तों, आज के इस लेक्चर में हम MP हमारी जो यूनिट 4 हमने स्टार्ट की थी उसका सेकंड टॉपिक मध्य प्रदेश का भौगोलिक विभाजन पढ़ने वाले हैं। दोस्तों, हमने पहले टॉपिक में मध्य प्रदेश की पर्वत श्रृंखला तथा पहाड़ियों को डिटेल में डिस्कस किया था। मैं कुछ और पॉइंट उससे रिलेटेड आपको कुछ बताना चाहूँगा जो कि आपको आपकी कॉपी में नोट करना चाहिए। देखिए, सबसे पहले मैं कुछ आपको बताता हूँ पॉइंट, यहीं पे देख लीजिए कि जो सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला हमने पढ़ी थी, सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला की लंबाई आपकी कॉपी में आप नोट कर लीजिएगा 1120 किलोमीटर। 1120 किलोमीटर सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला की कुल लंबाई है। कभी एग्जाम में पूछा जाता है तो याद रखिएगा, बाकी पूछा नहीं जाएगा। अब आइए हम स्टार्ट करते हैं मध्य प्रदेश का भौगोलिक विभाजन। दोस्तों, मध्य प्रदेश के भौगोलिक विभाजन की जब हम बात करते हैं, सबसे पहले मैं आपको कुछ पॉइंट बताता हूं कि मध्य प्रदेश को मुख्य रूप से गोंडवाना भूमि का हिस्सा माना जाता है। किसका? गोंडवाना भूमि का हिस्सा माना जाता है। PSC ने पूछा हुआ है, आपको याद रखना है। जब हम मध्य प्रदेश के भौगोलिक या प्राकृतिक विभाजन की बात करते हैं तो मध्य प्रदेश को मुख्य रूप से तीन प्राकृतिक भागों में बांटा गया है। एक है मध्य उच्च प्रदेश, दूसरा है सतपुड़ा मैकाल क्षेत्र और तीसरा है पूर्वी पठार। तो आइए सबसे पहले हम मैप में देखते हैं कि मध्य प्रदेश का प्राकृतिक विभाजन कैसा कहाँ पर है। तो दोस्तों, यहाँ पर पूर्वी क्षेत्र में, ये वाले क्षेत्र में आपको मुख्य रूप से क्या देखने को मिलेगा? पूर्वी पठार देखने को मिलेगा और इसका एरिया लगभग 11% है। ठीक है। यहाँ पर आप मध्य प्रदेश के दक्षिण वाले क्षेत्र में आएंगे तो यहाँ पर आपको सतपुड़ा मैकाल रेंज देखने को मिलेगी। सतपुड़ा मैकाल रेंज या मैकाल श्रेणी, जो कि मध्य प्रदेश के लगभग 11% भागों पे क्या विस्तृत है या फैली हुई है। और यहाँ पर जो आपको पूरा ऊपर वाला क्षेत्र दिख रहा है, इसे मेनली मध्य उच्च प्रदेश के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? मध्य उच्च प्रदेश के नाम से जाना जाता है, जो कि मध्य प्रदेश के लगभग 82% भागों पर फैला हुआ है। तो क्या बताया मैंने आपको? मध्य प्रदेश को तीन प्राकृतिक भागों में बांटा गया है। एक है मध्य उच्च प्रदेश, दूसरा है सतपुड़ा मैकाल श्रेणी और तीसरा है पूर्वी पठार। अब हम बात करते हैं भौगोलिक क्षेत्र की। तो मध्य प्रदेश को मुख्य रूप से 7 भौगोलिक क्षेत्रों में बांटा गया है। तो 7 भौगोलिक क्षेत्र कौन कौन से हैं, हम उनकी बात करते हैं। तो दोस्तों, मध्य उच्च प्रदेश के अंतर्गत मेनली 5 भौगोलिक क्षेत्र आते हैं। 5 कौन कौन से? एक आता है मालवा का पठार, दूसरा है नर्मदा सोन घाटी, तीसरा है बुंदेलखंड का पठार, चौथा है रीवा पन्ना का पठार तथा 5वां है मध्य भारत का पठार। जो कि मालवा का पठार है, यहाँ मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा पठारी क्षेत्र है। इसकी बात भी हम आगे करेंगे, पर आपको यहाँ पर भी याद रखना है। दूसरा पॉइंट, हमने प्राकृतिक क्षेत्र देखा था सतपुड़ा मैकाल श्रृंखला, उसके अंतर्गत छठा भौगोलिक क्षेत्र सतपुड़ा मैकाल श्रृंखला आती है, ये आपको ध्यान रखना है। 7वां हमने तीसरा प्राकृतिक क्षेत्र देखा था पूर्वी पठार, इसके अंतर्गत 7वां भौगोलिक क्षेत्र बघेलखंड का पठार आता है। तो क्या बताया? मध्य प्रदेश को 3 प्राकृतिक भागों में तथा 7 भौगोलिक भागों में बांटा गया है। 3 प्राकृतिक भाग मध्य उच्च प्रदेश, दूसरा सतपुड़ा मैकाल क्षेत्र, तीसरा पूर्वी पठार तथा 7 भौगोलिक क्षेत्र कौन कौन से? मालवा का पठार, नर्मदा सोन घाटी, तीसरा मध्य भारत का पठार, चौथा हमने देखा रीवा पन्ना का पठार, 5वां बुंदेलखंड का पठार और छठा सतपुड़ा मैकाल श्रृंखला तथा 7वां बघेलखंड का पठार हमने देखा था। ठीक है। यहाँ पर एक पॉइंट आप याद रखिएगा, जब मध्य प्रदेश का 2000 से पूर्व मध्य प्रदेश में क्या था? छत्तीसगढ़ भी मध्य प्रदेश का हिस्सा हुआ करता था। ठीक है। तो विभाजन से पूर्व मध्य प्रदेश को 9 भौगोलिक भागों में बांटा गया था। कितने भागों में बांटा गया था? 9 भौगोलिक भागों में बांटा गया था, जिसमें एक आता है दंडका रण क्षेत्र और एक आता है महानदी बेसिन क्षेत्र। तो यहाँ पर आपको याद रखना है कि जब हम मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ दोनों साथ साथ थे तब मध्य प्रदेश को 9
भौगोलिक भागों में बांटा गया था। वर्तमान में मध्य प्रदेश को 7 भौगोलिक भागों में बांटा गया है। कभी आपको इसका स्क्रीनशॉट लेना हो तो आप ले सकते हैं, बाकी इसकी पीडीएफ आपको फ्री ऑफ कॉस्ट ज़रूर प्रोवाइड कराई जाएगी। तो आइए आगे बात करते हैं। हम मैप में एक बार देखते हैं कि सर मैप में बता दीजिए कि मैप में कहाँ पर कौन सा भौगोलिक क्षेत्र हमें देखने को मिलता है। तो आइए हम मैप में पहले देखते हैं। देखिए, सबसे पहले आता है ये वाला क्षेत्र। ये वाले क्षेत्र को मेनली मालवा का पठार कहा जाता है। किसका? मालवा का पठार। ठीक है, अब अपन पेन चेंज कर लेते हैं, 1 मिनट रुकिए। अब इसके नीचे आपको यहां पर देखने को मिलेगा ये वाले क्षेत्र में आपको देखने को मिलेगा सतपुड़ा मैकाल रेंज, ऐसे ही समझ लीजिए। ये वाला जो क्षेत्र है ये मूल रूप से है मध्य भारत का पठार। यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा बुंदेलखंड, यहाँ पर रीवा पन्ना का पठार, यहाँ पर बघेलखंड का पठार, और ये आपकी हो जाएगी नर्मदा सोन घाटी। आपका इसको अच्छा मैप में आगे बताता हूँ, मैंने बनाया हुआ है। तो आइए आगे देखते हैं अपन। देखिए, ये मैप है। यहाँ पर क्या है, ये वाला क्षेत्र, ये कौन सा है? मालवा का पठार है। ठीक है, ये जो देखोगे आप, ये क्या है? मध्य भारत का पठार है, लिखा हुआ है। ये जो काला वाला क्षेत्र दिख रहा है, ये क्या है? बुंदेलखंड का पठार है। इधर आप आएंगे, ये येलो वाला क्या है? रीवा पन्ना का पठार है। इधर ये वाला बघेलखंड का पठार है। ये यहाँ पर बीच में पूरा नर्मदा सोन घाटी है, तथा दक्षिण में क्या मिलेगा आपको? सतपुड़ा मैकाल क्षेत्र देखने को मिलेगा। तो ये मध्य प्रदेश के क्या है? 7 भौगोलिक भाग हैं, जिसमें से मालवा का पठार सबसे बड़ा पठार है। तो आज के इस वीडियो में हम इन्हीं सब के बारे में डिटेल में पढ़ने वाले हैं कि मालवा का पठार किसके द्वारा बना, यहाँ पर कौन कौन से पर्यटन क्षेत्र हैं, कौन कौन से औद्योगिक क्षेत्र हैं, कौन कौन से उद्योग यहाँ पर लगे हुए हैं। तो इसको जब हम बात करते हैं निर्माण की, मैंने कल भी आपको बताया था पठार क्या होता है। पठार वो होता है जिसका जो शिखर होता है वो कैसा होता है? सपाट होता है। अब सपाट होगा, इसका अर्थ क्या होगा? जनता उस पर रह सकती है। तो पठार यही है। तो इसको जब याद करने से, अब हमको इसमें याद रखना पड़ेगा कि मालवा का पठार किसके द्वारा बना हुआ है। तो उसको रटने से अच्छा मैं आपको बता देता हूँ कि मध्य प्रदेश में कौन कौन सी चट्टान हमें देखने को मिलती है। आप केवल उस मैप को याद कर लेंगे तो आप क्या हो जाएगा? आपको रटा जाएगा। वो कोई आपसे पूछेगा मालवा का पठार किससे बना हुआ है, तो आप आसानी से बता देंगे। कोई आपसे पूछेगा मध्य भारत के पठार में कौन सी चट्टान देखने को मिलती है, तो आप आसानी से बता देंगे। तो देखो, यहाँ है मालवा का पठार। यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगी डक्कन ट्रेप की चट्टानें। किसकी मिलेंगी? डेक्कन ट्रेप की चट्टानें देखने को मिलेंगी। बस ये वाला मैप आपको याद रखना है, आधी चीज़ें आप याद भले ही मत रखिएगा। फिर यहाँ पे आपको मिलेगा बुंदेलखंड का पठार। बुंदेलखंड में मेनली आपको कौन सी चट्टानें मिलेंगी? आर्कियन क्रम की चट्टानें मिलेंगी। जब हम खनिज पढ़ेंगे उससे पहले मैं आपको एक और बार अच्छे से चट्टान पढ़ाऊंगा, उस टाइम आपको और ये क्लियर हो जाएगा। बस आज याद रख लीजिए, बुंदेलखंड में हमें क्या देखने को मिलती है? आर्कियन क्रम की चट्टानें देखने को मिलती है। जब आप रीवा पन्ना के पठार में जाएंगे तो रीवा पन्ना के पठार में आपको मेनली कुड़प्पा क्रम की चट्टानें देखने को मिलेंगी। कौन सी मिलेंगी? कुड़प्पा क्रम की चट्टानें देखने को मिलेगी। जब आप बात करोगे किसकी? बघेलखंड में, तो बघेलखंड में आपको गोंडवाना क्रम की चट्टानें मिलेंगी, ये वाली। जब आप मध्य प्रदेश के मध्य वाले हिस्से में आओगे, नर्मदा के उत्तर में आओगे, तो यहाँ से एक सीधी लंबी लाइन में आपको विंध्यन क्रम की चट्टानें देखने को मिलने वाली। ठीक है, जब आप दक्षिणी मध्य प्रदेश में आओगे तो यहाँ पर संयुक्त रूप से मिली हुई चट्टानें मिलेंगी, यानी डेक्कन ट्रेप की चट्टानें भी देखने को मिलेगी। फिर यहाँ पर आपको गोंडवाना क्रम की चट्टानें भी देखने को मिलेगी, और साथ साथ आपको धारवाड़ क्रम की चट्टानें भी देखने को मिलने वाली हैं। ठीक है, यानी आपको समझ में आ गया है मध्य प्रदेश के मालवा में हमें कौन सी चट्टानें मिली? डेक्कन ट्रेप की चट्टानें देखने को मिली थी। बुंदेलखंड में जाओगे तो आर्कियन क्रम की चट्टानें मिलेंगी। रीवा पन्ना का पठार
और साथ साथ मध्य भारत के पठार में आपको कोडप्पा क्रम की चट्टानें देखने को मिलेंगी। मध्य प्रदेश के पूर्वी वाले भाग में आपको गोंडवाना क्रम की चट्टानें मिलेगी और दक्षिणी भाग में जब आप आओगे तो आपको धारवाड़ क्रम, गोंडवाना क्रम और डेक्कन ट्रेप की संयुक्त रूप से चट्टानें देखने को मिलेगी। आप केवल इसे याद कर लीजिए। आने वाले समय में जब अपन खनिज पढ़ेंगे तो खनिज से पहले मैं आपको चट्टान बहुत अच्छे से पढ़ाऊंगा कि मध्य प्रदेश में कितने प्रकार की चट्टानें हैं, निर्माण काल के आधार पर कौन सी चट्टान का निर्माण कब हुआ है, ये सब मैं आपको आने वाले लेक्चर में ज़रूर बताऊंगा। तो आगे अब बात करते हैं मध्य प्रदेश के पहले भौगोलिक क्षेत्र मालवा के पठार की। दोस्तों, मालवा का पठार जैसे आप सभी को पता है, अपन वर्तमान में इंदौर में है, तो इंदौर भी किसके अंतर्गत आता है? मालवा के पठार के अंतर्गत आता है। मालवा का पठार रहवास के क्षेत्र के हिसाब से सबसे अच्छा अनुकूल क्षेत्र बताया जाता है। यानी यहाँ की जलवायु बहुत अच्छी है। जैसे यहाँ पर ना तो ज़्यादा गर्मी पड़ती है, ना ही ज़्यादा ठंड पड़ती है। यानी ये क्या है? रहने के अनुकूल है। वर्तमान में शिक्षा के क्षेत्र में हम देख रहे हैं कि मध्य प्रदेश का अधिकतर व्यक्ति कहाँ पर? इंदौर आ रहा है। यानी शिक्षा के क्षेत्र में भी मालवा के पठार का लगातार विकास होता जा रहा है। इकोनॉमिक क्षेत्र या आर्थिक क्षेत्र की बात करते हैं तो देखिए, मालवा क्षेत्र में लगातार इंडस्ट्रीज, जो औद्योगिक क्षेत्र हैं, लगातार पनप रहे हैं। जैसे पीथमपुर औद्योगिक क्षेत्र है। इंदौर में आप आओगे तो आईटी कंपनी क्षेत्र लगातार पनप रही है। इंदौर अपन ने उज्जैन में विक्रमपुरी एक जो है, वहाँ पर भी क्या है? उद्योग लगातार लग रहे हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि मालवा का पठार मध्य प्रदेश में कहाँ पर विस्तृत है। तो मैंने अपन ने एक मैप में स्टार्टिंग में बात की थी कि मालवा का पठार मुख्य रूप से मध्य प्रदेश के उत्तर पूर्व क्षेत्र में विस्तृत है। मैंने क्या बताया? यहाँ से आप एक लाइन खींच लेना। अब ये कौन सी आपकी दिशा हो जाएगी? पूर्व, ये पश्चिम, ये उत्तर और ये दक्षिण। अब कोई आपसे पूछेगा कि मध्य प्रदेश में मालवा का पठार कहाँ पर स्थित है, तो आप कहाँ पर? यहाँ पर एक रखील खींचेगा तो यहाँ पर उत्तर और पूर्व, यानी उत्तर पूर्व में मालवा का पठार हमें देखने को मिलता है। अब कोई आपसे पूछ लेगा कि नर्मदा के पठार, जो नर्मदा सोन घाटी है, उसके किस दिशा में मालवा का पठार स्थित है, तो यहाँ से आपको कभी लॉजिक भी लगाओगे तो किस दिशा में मिलेगा? उत्तर दिशा की ओर देखने को मिलेगा। कोई आपसे पूछ लेगा मध्य भारत के पठार में, तो मध्य भारत के पठार में लाइन खींचिएगा, दक्षिण पूर्व में स्थित है। तो आइए इसका उप विभाजन हम देखते हैं मालवा के पठार का। कुछ बात और पॉइंट का ध्यान रखिएगा कि मालवा का पठार मध्य प्रदेश के लगभग 16 जिलों में फैला हुआ है, जिसमें मुख्य रूप से उज्जैन संभाग और इंदौर देवास वाला क्षेत्र आता है। इधर आप पूर्व में जाओगे तो सीहोर आ जाएगा, राजगढ़ आ जाएगा, गुना आधा माना जाता है, विदिशा आधा माना जाता है। तो ये सब क्षेत्र किसके अंतर्गत आते हैं? मालवा के पठार के अंतर्गत आते हैं। मालवा के पठार की निर्माण की बात करते हैं तो क्या होता है? एक काल में ज्वालामुखी फूटता है और ज्वालामुखी का लावा आकर महाराष्ट्र के साथ साथ मध्य प्रदेश के पश्चिमी वाले क्षेत्र में क्या हो जाता है? विस्तृत हो जाता है या फैल जाता है। और वो धीरे धीरे वो लावा क्या होता है? ठंडा हो जाता है, जम जाता है, और वो क्या हो जाता है? एक प्रकार का ठोस आकार ले लेता है। तो इसी कारण हमें देखने को मिलता है कि यहाँ पर काली चट्टानें मिलती है। जैसे मान लीजिए ज्वालामुखी से जो भी लावा निकलता है वो धरती पे आता है तो काला रूप ले लेता है। ये भी आपको मालूम है, कुछ भी चीज़ ठंडी होती है तो कैसी हो जाती है? काली हो जाती है। तो आप देखोगे कि इनका निर्माण कहाँ से हुआ है? डेक्कन ट्रेप या लावा, जो भी ज्वालामुखी से लावा निकला है उसके ठंडे होने से इसका निर्माण हुआ है। अब आपसे कोई पूछ लेगा यहाँ पर चट्टान कैसी पाई जाती है, तो चट्टान मैंने आपको क्या बताया? डेक्कन ट्रेप की चट्टानें पाई जाएंगी। अब देखो, ये डेक्कन ट्रेप की चट्टानें थी, ब्लैक कलर की थी। अब इनका धीरे धीरे क्षरण हुआ होगा, तो उन्हीं के क्षरण के कारण वर्तमान में आपको देखने को मिलेगा कि मालवा के क्षेत्र में अधिकतर आपको काली मिट्टी देखने को मिलती है। तो यही सब क्या होगा कि कनेक्ट होगा। तो आपको याद रखना है कैसे हमें कनेक्ट करना है। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको इसका उपविभाजन बताता हूँ कि जो अपना नीमच और मंदसौर वाला क्षेत्र है इधर, और रतलाम वाला, यहाँ पर आपको कोंटेल का पठार देखने को मिलता है। किसका? कोंटेल का पठार देखने को मिलता है। जब आप ये उज्जैन वाले क्षेत्र में आओगे, देवास और उज्जैन वाले क्षेत्र में, तो यहाँ पर आपको सोनबाड़ा का पठार देखने को मिलेगा। जब MPPSC मेंस में आएगा मालवा का पठार, कभी आप उसका उप विभाजन लिखोगे तो ज़्यादा असर पड़ेगा, तो आपको याद रखना है। फिर आप इधर आओगे हम विदिशा वाले क्षेत्र में, विदिशा रायसेन वाले में, तो यहाँ पर उमठबाड़ा का पठार आपको देखने को मिलेगा। फिर आप थोड़ा सा गुना पे आ जाएंगे तो यहाँ पर गुना का पठार आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है,
तो मध्य प्रदेश का उप विभाजन मैंने क्या बताया, पेपर में आएगा कोंटेल का पठार मध्य प्रदेश के किस पठार का भाग है। तो आपको याद रखना है किस पठार का भाग है, मालवा के पठार का भाग है। तो अब आइए यहाँ पर कुछ पॉइंट लिखे हुए हैं, हम उसकी बात करते हैं कि सर इसका निर्माण कहाँ से हुआ है। तो इसका निर्माण किससे हुआ है, ज्वालामुखी के बाद जो भी लावा निकला उस लावा के जमाव के कारण किसका, मालवा के पठार का निर्माण हुआ है। इसमें सर चट्टानें कैसी पाई जाती हैं, तो बेसाल्टिक चट्टानें पाई जाती हैं, या आग्नेय चट्टानें पाई जाती हैं, या डेक्कन ट्रैप की चट्टानें पाई जाती हैं। जब हम मध्य प्रदेश की चट्टानें पढ़ेंगे मैं उसमें बताऊंगा कि बेसाल्टिक चट्टानें क्या होती है, आग्नेय चट्टानें क्या होती है। आप अभी इतना याद रखिए कि ज्वालामुखी के फूटने के बाद जो लावा जमता है और जो लावा की लेयर होती है सबसे ऊपर की, उसे ही आग्नेय चट्टानें बोलते हैं। यानी अग्नि से उत्पन्न चट्टानें को ही क्या बोलोगे आप, आग्नेय चट्टानें बोलोगे। यहाँ पर मिट्टी कैसी पाई जाती है, तो आप कभी मालवा के रहवासी होंगे तो आप देखेंगे काली मिट्टी मुख्य रूप से पाई जाती है, जो कि कपास, गेहूं, सोयाबीन आदि फसलों के लिए क्या है, उचित है। फिर यहाँ पर वर्षा देखेंगे तो वर्षा 55 से लेकर 75 सेंटीमीटर तक क्या होती है, वर्षा होती है। यहाँ पर जैसे मध्य प्रदेश के पूर्वी क्षेत्र में सर्वाधिक वर्षा होती है, लगभग कितनी, 125 से लेकर 150 सेंटीमीटर तक। ठीक है, जब पूर्व से लेकर पश्चिम दिशा की ओर आप आएंगे तो मध्य प्रदेश में बारिश का स्तर क्या होता जाएगा, घटता जाएगा। यानी यहाँ पर 125 हो रही तो आप धीरे धीरे करके लाएंगे तो लगभग आपको 55 से लेकर 75 सेंटीमीटर तक वर्षा कहाँ पर देखने को मिलेगी, हमारे मालवा के पठार में देखने को मिलेगी। जलवायु की बात करते हैं तो यहाँ पर सम जलवायु है। सम जलवायु का अर्थ आप समझ लिए, ना तो ज़्यादा गर्मी पड़ती है ना ही ज़्यादा ठंड पड़ती है। अब सम जलवायु के बारे में एक बात, हमारे एक चीनी यात्री थे फेयान, यहाँ मालवा के एक बार विवरण कर मालवा के क्षेत्र में घूमने आए थे, तो यह कुछ समय रुके। इन्होंने मालवा की जलवायु को विश्व की सर्वश्रेष्ठ जलवायु बताया। तो यहाँ पीएससी में पूछा हुआ है, पीएससी के अदर एग्जाम में, कि किसके द्वारा मालवा की जलवायु को सर्वश्रेष्ठ जलवायु कहा गया था। तो आपको याद रखना है फेयान के द्वारा मालवा की जलवायु को क्या, सर्वश्रेष्ठ जलवायु बताया गया था। अब देखिए काली मिट्टी है, तो काली मिट्टी में तो आप कोई सी भी फसल बो दीजिए वो उग जाएगी, चाहे सोयाबीन बोइए या कपास बोइए या गेहूं बोइए। तो यहाँ पर क्या है कि फसलें कौन कौन सी, सोयाबीन, अफीम, गेहूं, चना ये आदि लग जाते हैं। अफीम के लिए मेनली मंदसौर नीमच वाला क्षेत्र बहुत प्रसिद्ध है। नदियों की बात करते हैं तो यहाँ पर हमें मुख्य रूप से बहुत सारी नदियाँ देखने को मिलती हैं मध्य प्रदेश की, जैसे एक चंबल नदी, फिर आपको एक मिल जाएगी माही नदी, फिर आपको मिल जाएगी सिप्रा नदी, फिर आपको यहीं पे मिल जाएगी काली सिंध नदी, पार्वती नदी। तो ये कुछ नदियां हैं जो कि मालवा के पठार से निकलती हैं। ये सब अपन मैप में जब नदियां पढ़ेंगे उसमें मैं अच्छे से बताऊंगा आपको। फिर यहाँ पर सर्वोच्च चोटी की बात करते हैं। कल जब हम विंध्याचल पर्वत के बारे में पढ़ रहे थे, मैंने आपको कुछ पहाड़ियों के नाम बताए थे। इंदौर वाले क्षेत्र में हमने 3 से 4 पहाड़ियाँ देखी थी। एक हमने देखी थी सिगार, एक देखी थी जानापाव, एक देखी थी धजारी और एक देखी थी काकरा बर्डी की पहाड़ी। काकरा बर्डी के पहाड़ी के बारे में मैंने आपको बताया था, वहाँ से सिप्रा नदी का उद्गम होता है। तो देखिए यहाँ पर मालवा के पठार की जब सर्वोच्च चोटी की बात करेंगे तो सिगार, जिसकी ऊंचाई 881 मीटर है, यहाँ मध्य प्रदेश नहीं मालवा के पठार की क्या है, सबसे ऊंची चोटी है, जिसकी ऊंचाई कितनी है, 881 मीटर। पूछा हुआ है प्रीवियस एग्जाम में, तो आपको याद रखना है मालवा के पठार की सर्वोच्च चोटी सिगार। और फिर आ जाएगी मध्य प्रदेश की सर्वोच्च चोटी कौन सी है। इसका आंसर आपको किस में देना है, कमेंट बॉक्स में देना है कि मध्य प्रदेश की सर्वोच्च चोटी कौन सी है। मालवा की बता दी मैंने सिगार। आपसे कोई पूछेगा सिगार, जानापाव और धजारी जो चोटियां हैं वहाँ मध्य प्रदेश के किस पठार में पाई जाती है, तो आपको याद रखना है मालवा के पठार में हमें मुख्य रूप से देखने को मिलती है। अब मालवा में काली मिट्टी पाई जाती है, तो यहाँ पर क्या होता है, गेहूं का अच्छा उत्पादन होता है और सोयाबीन का अच्छा उत्पादन होता है, इसलिए मालवा के पठार को गेहूं का पठार भी बोल देते हैं, साथ साथ सोयाबीन पठार भी बोला जाता है। आपको याद रखना है, दोनों बातें आपके एग्जाम में पूछी जाएंगी। अब आगे आइए, आगे बात करते हैं सर मध्य प्रदेश के जो हमारा मालवा क्षेत्र है उसमें कौन कौन से औद्योगिक क्षेत्र हमें देखने को मिलते हैं। तो आपको याद रखना है कि सबसे पहले तो धार जिला, धार जिले में आप जाओगे तो यहाँ पर आपको एक मिलेगा पीथमपुर औद्योगिक क्षेत्र, जो कि मेनली ऑटो इंडस्ट्री के लिए जाना जाता है, यानी ऑटोमोबाइल यानी गाड़ी घोड़े बनाने के लिए मेनली धार का पीथमपुर जाना जाता है। फिर आप
राजगढ़ में जाएंगे तो पीलूखेड़ी। यहाँ से एमपीपीएससी में पूछा जाता है, इसलिए आपको याद रखना है। जब हम उद्योग पढ़ेंगे तब तो हम अलग से डिस्कस करने ही वाले हैं, पर यहाँ पर भी आपको याद रखना है। पीथमपुर किस जिले में आता है? धार जिले में आता है, ना कि इंदौर जिले में, याद रखिएगा। फिर पीलूखेड़ी राजगढ़ में देखने को मिलेगा। मेघनगर कहाँ पे देखने को मिलेगा? झाबुआ में देखने को मिलेगा। और देवास में कौन सा औद्योगिक क्षेत्र है? देवास औद्योगिक क्षेत्र है। यहाँ पर उद्योग की बात करते हैं कि मालवा के क्षेत्र में कौन कौन से उद्योग लगे हुए हैं, तो आप देवास में जाएंगे। सबसे पहले देवास की बात करते हैं तो देवास में आपको क्या देखने को मिलेगा? बैंक नोट प्रेस देखने को मिलेगी, ठीक है। फिर हम बात करेंगे हमारे इंदौर की, तो वस्त्र उद्योग के लिए बहुत फेमस है। फिर आएगा मंदसौर में, यहाँ पर एक शुगर मिल लगी हुई है। पीथमपुर मैंने आपको बता ही दिया, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के लिए जाना जाता है। यहाँ पर देखिए 2-3 बातें और देखिए। फार्मा उद्योग के लिए यहाँ का बेटमा बहुत प्रसिद्ध है। बेटमा इंदौर में आता है, आपको याद रखना है। फर्नीचर उद्योग भी बेटमा इंदौर का फेमस है। यहाँ पर इंदौर में एक टॉयज क्लस्टर लेके आया गया है, यानी यहाँ पर खिलौनों का निर्माण किया जाएगा। तो मध्य प्रदेश का टॉय क्लस्टर कहाँ पे आया है? इंदौर में बनाया जाने वाला है। फिर बरलई शुगर मिल, वो भी मालवा के पठार के अंतर्गत आती है, जो कि मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी शुगर मिल है। ये सब हम डिस्कस करेंगे, पर अभी भी कभी आपको याद रह जाता है तो अच्छी बात है। यहाँ पर पर्यटन क्षेत्र की बात करेंगे तो धार में आपने एक, मैंने कल भी बताया था, मांडू एक बहुत प्रसिद्ध ऐतिहासिक पर्यटन स्थल है। यहाँ पर जहाज महल दिखेगा। बाघ की गुफाओं की कल हमने बात की थी। विंध्याचल पर्वत श्रेणी के अंतर्गत बाघ पहाड़ियों के अंतर्गत आती है, जिसकी खोज किसने की थी? डेंजर फील्ड द्वारा की गई थी। बौद्ध धर्म से संबंधित है। और उसके बाद मैंने बताया था गुप्त कालीन गुफाएं हैं। फिर महाकालेश्वर मंदिर उज्जैन में आपको मिलेगा। पुष्पगिरी सोनकच्छ देवास में देखने को मिलता है, जो कि जैन धर्म से संबंधित है। तो मालवा के पठार में हमने कितनी बात करी, किससे निर्माण हुआ है, कौन सी चट्टान पाई जाती है, यहाँ पर किस प्रकार की मृदा मिलती है, कितनी वर्षा होती है। तो यही सब कुछ फैक्ट हैं जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, तो आपको याद रखना है। देखो, एक प्रश्न बहुत बार एग्ज़ाम में पूछा गया है कि जो मालवा का पठार है उसकी ढलान किस ओर है? ढलान यानी आप समझ गए होंगे कि जिस तरह पानी बहता हो। अब हमने जब बात करी तो मालवा के अधिकतर नदियों की जब बात करते हैं तो अधिकतर नदियाँ क्या होती है? उत्तर दिशा की ओर जाती हैं। बहुत कम नदियाँ होंगी जो दक्षिण दिशा की ओर आएंगी। अब जब नदियाँ उत्तर दिशा की ओर जा रही हैं तो आपको इससे लॉजिक क्या लगता है कि मध्य प्रदेश का जो मालवा का पठार है उसकी ढलान किधर है? उत्तर दिशा की ओर है। ये कुछ लॉजिक है। जब हम इस टॉपिक को पूरा क्लियर कर लेंगे ज्योग्राफी वाला यूनिट 4 को, तो ये सब लॉजिक आपको कैसे लगाना है मैं आपको लास्ट में बताऊंगा, तो आप इसके लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। अब आगे बात करते हैं मध्य प्रदेश के दूसरे पठार की। तो दूसरा पठार है नर्मदा सोन घाटी। यहाँ मध्य प्रदेश के लगभग 27.92 कुछ कुछ बुक में मिलता है, अधिकतर बुक में 26% भी मिलता है। तो आप आसपास मान लीजिए 27% के क्षेत्र में फैला हुआ है। जब हम मैप में बात करेंगे तो देखिए ये नर्मदा अनूपपुर अमरकंटक से निकलती हुई मध्य प्रदेश के पश्चिमी क्षेत्र से बहती हुई किसमें? अरब सागर में जाके गिर जाती है। तो इसी के आइट साइड क्या है? नर्मदा सोन घाटी, नर्मदा घाटी आती है। और इधर क्या जाती है? सोन घाटी को भी इसके अंतर्गत ले लेते हैं, क्योंकि इधर सोन नदी बहती है। अब इसका निर्माण किस कारण हुआ? तो देखिए यहाँ पर हमने देखा था विंध्याचल पर्वत थी, बताया था मैंने, और यहाँ पर क्या थी? सतपुड़ा पर्वत थी। अब एक बार भूगर्भिक हलचल हुई दुनिया में, जिसके कारण क्या हुई? विंध्याचल पर्वत और सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला थोड़ी दूर हो गई और उनके बीच में एक क्या हो गया? गली या आप बोल सकते हैं घाटी का निर्माण हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर आएगा नर्मदा सोन घाटी का निर्माण किससे हुआ? तो आपको याद रखना है भूगर्भिक हलचल के कारण ही नर्मदा सोन घाटी का क्या हुआ है? निर्माण हुआ है। अब यहाँ पर किस प्रकार की चट्टानें मिलेंगी? तो देखिए यहाँ पर हम बात करते हैं नरसिंहपुर वगैरह में, तो यहाँ पर क्या है? बहुत सारे जो हमारे पावर हाउस होते हैं, यानी कोयले से विद्युत बनाने के उद्योग लगे हुए हैं। तो यहाँ पर आपको याद रखना है गोंडवाना क्रम की चट्टानें मिल जाएगी। मैंने आपको क्या बताया था कि मध्य प्रदेश के पश्चिमी वाले हिस्से में बेसाल्ट क्रम की चट्टानों का विस्तार हमें देखने को मिलता है। तो यहाँ पर किस प्रकार की चट्टानें मिलेंगी? बेसाल्ट क्रम की चट्टानें हमें देखने को मिलेगी। अब मृदा आपको मालूम ही है, काली मृदा मिल जाएगी। आधे वाले क्षेत्र में पीली मृदा भी हमें देखने को मिलती है, पर मेनली हमें कौन सी याद रखनी है? काली मृदा याद रखनी है। वर्षा कितनी होती है? 75 से 125 सेंटीमीटर होती है।
जब हम जलवायु वाला पार्ट पढ़ेंगे तो उसमें मैं आपको मध्य प्रदेश का जल वितरण बताऊंगा। तो उसके बाद आपको ये सब चीज़ें भी क्या हो जाएंगी, क्लियर हो जाएंगी। कितनी वर्षा होती है आपको रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। फिर जलवायु, महासागरीय मानसूनी जलवायु क्यों है, क्योंकि महासागर के नज़दीक है इसलिए महासागरीय मानसूनी जलवायु है। फसल कौन कौन सी हो जाती है, काली मिट्टी मिल रही है तो गेहूँ, धान, सोयाबीन आदि फसलें हो जाती हैं। प्रमुख नदियों की बात करते हैं तो यहाँ पर एक तो नर्मदा आपकी प्रमुख नदी हो जाएगी, उसके बाद कोलार जो कि सीहोर में है, फिर बारना नदी जो कि रायसेन में। ये सब क्या है, नर्मदा सोन घाटी की कुछ प्रमुख नदियाँ हैं। आगे बात करते हैं तो आगे बात करते हैं सर औद्योगिक क्षेत्र कौन कौन से हैं। तो मंडला में आपको मिलेगा मनेरी और नरसिंहपुर में आपको मिलेगा बगसपुर। अब देखो अधिकतर व्यक्ति क्या कहते हैं कि रायसेन भी किसके अंतर्गत आता है, नर्मदा सोन घाटी के अंतर्गत आता है, पर अधिकतर उसे मालवा के पठार में मानते हैं। तो अपन क्या करते हैं कि इसका भी याद रख लेते हैं कि रायसेन में क्या है, मंडीदीप औद्योगिक केंद्र है। एमपीपीएससी द्वारा ही पूछा गया था कि मंडीदीप औद्योगिक केंद्र किस जिले के अंतर्गत आता है। तो अधिकतर बच्चे भोपाल लगा के आए, क्योंकि क्या है ये भोपाल के नज़दीक है। पर आपको याद रखना है मंडीदीप औद्योगिक केंद्र किसके अंतर्गत आता है, रायसेन जिले के अंतर्गत आता है। यहाँ पर हम कुछ उद्योग की बात करेंगे तो होशंगाबाद में हमें देखने को मिलेगा सिक्योरिटी पेपर मिल, एसपीएम जिसे कहते हैं। 1968-69 में इसकी क्या हुई थी, स्थापना हुई थी। फिर भारी वाहन उद्योग, हेवी व्हीकल्स फैक्ट्री कहाँ पर लगी हुई है, जबलपुर में लगी हुई है। कसरावद मेगा फूड पार्क खरगोन में। आपको इसके बारे में एक फैक्ट याद रखना है, ये कसरावद मेगा फूड पार्क मध्य प्रदेश का पहला मेगा फूड पार्क है, जिसकी स्थापना 2016 में या 2016 में इसे खोला गया था। आपको याद रखना है। जब हम पर्यटन क्षेत्र की बात करेंगे तो महेश्वर नाम सुना ही होगा, किस जिले में आता है, खरगोन जिले में आता है। ओमकारेश्वर, यहाँ पर शंकराचार्य की प्रतिमा भी स्थापित की गई है, किस जिले में आता है, खंडवा जिले में आता है। फिर मकड़ई का किला हरदा में मिलता है। फिर नेमावर में सिद्धनाथ मंदिर आपको देवास में देखने को मिलेगा। नेमावर को नर्मदा माता का नाभि कुंड कहा जाता है, तो आपको याद रखना है नेमावर किस जिले में आता है, देवास जिले में आता है, ना कि हरदा जिले में आता है। फिर आपको मदन महल देखने को मिल जाएगा जबलपुर में। माई की बगिया अनूपपुर में देखने को मिलेगी। यंत्र मंदिर आपको अनूपपुर में देखने को मिलेगा। तो ये कुछ पर्यटन क्षेत्र थे जो कहाँ पर विस्तृत हैं, हमारे नर्मदा सोन घाटी में विस्तृत हैं। क्या बताया, 4-5 पॉइंट याद रखिए। नर्मदा सोन घाटी लगभग 27% भाग में है, मध्य प्रदेश के मध्य क्षेत्र में है। किसका निर्माण हुआ है, भूगर्भिक हलचल के कारण बनी, क्योंकि यह घाटी है एक प्रकार की क्या है, स्थलाकृति है। कल भी मैंने स्थलाकृतियों की बात की थी आपसे। फिर यहाँ पर प्रमुख नदी नर्मदा हो जाएगी, बारना हो जाएगी। ये सब कितनी वर्षा होती है, 75 से लेकर 100 सेंटीमीटर तक आप बता सकते हो। मृदा कैसी मिलती है, मुख्य रूप से काली मृदा हमें देखने को मिलती है। अब आगे हम मध्य प्रदेश के तीसरे पठार की बात करेंगे या तीसरे भूगोलिक क्षेत्र की बात करते हैं, तो उसका है मध्य भारत का पठार। मध्य भारत का पठार मध्य प्रदेश के लगभग 10.68% भाग पर फैला हुआ है। देखो कहाँ पर आता है, यहाँ से आप मान लीजिए कुछ इस प्रकार का। इस वाले पूरे क्षेत्र को आप क्या बोलते हैं, मेनली हम मालवा का पठार, मध्य भारत का पठार बोलते हैं, जिसके अंतर्गत आप देखोगे मुरैना, श्योपुर, थोड़ा बहुत भिंड, यहाँ पर आओगे ग्वालियर, ठीक है। ग्वालियर के बाद यहाँ आपको मिलेगा गुना, यहाँ आपको मिलेगा शिवपुरी, और यहाँ पर आपको थोड़ा बहुत अशोकनगर। तो देखो एक बार अपन जिले लिख लेते हैं कि मध्य भारत के पठार के अंतर्गत कौन कौन से जिले आते हैं। तो यहाँ पर आपको लिखना है श्योपुर, फिर यहाँ पर मुरैना, यहाँ पर आपको मिलेगा भिंड, यहाँ पर आपको मिलेगा ग्वालियर, यहाँ पर मिलेगा शिवपुरी, फिर यहाँ पर मिलेगा आपको गुना, फिर यहाँ पे आपको मिलेगा अशोकनगर। और थोड़ा बहुत नीमच का क्षेत्र भी किसके अंतर्गत आता है, मेनली मध्य भारत के पठार के अंतर्गत आता है। प्रश्न पूछा जाता है कि जोड़ी मिलाइए निम्न में से कौन सा मध्य भारत के पठार का हिस्सा है, जिसमें आपको ग्वालियर दे देगा, शिवपुरी दे देगा, फिर आपको इधर सागर दे देगा, ओरछा दे देगा। तो आपको याद रखना है ग्वालियर और हमारा शिवपुरी किसके अंतर्गत आता है, मुख्य रूप से मध्य भारत के पठार के अंतर्गत आता है। मध्य भारत के पठार की देखो मैं आपको उप विभाजन बात बताता हूँ। तो सबसे पहले ग्वालियर वाले क्षेत्र में आपको मिलेगा लश्कर का मैदान।
कल हमने जब स्थलाकृति मध्य प्रदेश की पढ़ी थी, मैंने उसमें भी आपको डिस्कस कराया था। लश्कर का मैदान हमें कहाँ पर देखने को मिलेगा? ग्वालियर वाले क्षेत्र में देखने को मिलेगा। उसके नीचे आप आएंगे तो आपको शिवपुरी का पठार देखने को मिलेगा। यहाँ पर मुरैना का पठार भी देखने को मिल जाता है, यहाँ पर श्योपुर का पठार भी देखने को मिलता है। तो ये सब क्या है? मध्य भारत पठार के उपविभाजन है। अब सर इसका निर्माण किससे हुआ है? आप हमें निर्माण की कहानी और बता दीजिए। तो देखो यहाँ पर नदियाँ हैं, एक तो यमुना और उसकी एक सहायक है, कौन सी? गंगा की सहायक नदी यमुना। कहा जाता है कि पहले कि इनके द्वारा जो भी मिट्टी कंकर वगैरह बहाकर लाए गए वह मध्य प्रदेश के मध्य भारत वाले क्षेत्र में आकर क्या होगा? विस्तृत होगा या फैल गए, और उन्हीं के कारण क्या हुआ है? वर्तमान में मध्य भारत के पठार का निर्माण हुआ है। तो यहाँ पर वही लिखा हुआ है, गंगा व यमुना द्वारा बहाकर ला गए अपसादों के निक्षेप से, यानी जो भी कंकर पत्थर मिट्टी जो भी लाए हैं उनका जमाव हो गया है मध्य भारत वाले क्षेत्र में, तो उसी से किसका निर्माण हुआ है? मध्य भारत के पठार का निर्माण हुआ है। सर यहाँ पर चट्टान कौन सी मिलेगी? मैंने आपको मैप में याद करने की बोला था, तो आपको याद रखना है यहाँ पर कुड़प्पा क्रम की चट्टानें हमें मुख्य रूप से देखने को मिलती है। कौन सी मृदा मिलती है? जलोढ़ मृदा यहाँ पर देखने को मिलती है। क्यों देखने को मिलती है? देखो यहाँ पर बहती है चंबल नदी, यहाँ पर आती है सिंध नदी, यहाँ पर आती है पार्वती नदी। तो ऐसी बहुत सारी नदियाँ हैं यहाँ पर आती है कुंवारी नदी जो सिंध नदी की सहायक है। तो यही सभी नदियाँ जो भी मिट्टी बहाकर लेके जाती हैं उन्हें जलोढ़ मृदा बोलते हैं। कि नदियाँ जो भी नई नई, जैसे मान लीजिए पठारी क्षेत्र से कोई भी नदी उतरती है तो वहाँ क्या अपने साथ से पठारी क्षेत्र की क्या मिट्टी कंकर पत्थर बलुआ मिट्टी सब बहाकर लाती है और एक जगह पर लाकर छोड़ देती है, तो उसे ही हम क्या बोलते हैं? जलोढ़ मृदा बोलते हैं। जलोढ़ मृदा मुख्य रूप से दो प्रकार की होती है, एक होती है बांगर, ठीक है, एक होती है खादर। तो नवीन जलोढ़ मृदा को खादर बोलते हैं और पुरानी जलोढ़ मृदा को क्या बोलते हैं? बांगर बोलते हैं। ये एग्जाम में पूछा गया तो आपको याद रखना। मध्य प्रदेश की एवं मिट्टी पढ़ेंगे तो आपको आसानी से याद हो जाएगा कि किस क्षेत्र में कौन सी मिट्टी हमें देखने को मिलती है। अभी केवल पढ़ लीजिए, वर्षा 55 से लेकर 75 सेंटीमीटर होती है। यहाँ पर है भिंड। भिंड में मध्य प्रदेश में सबसे कम वर्षा होती है, आपको याद रखना है। लगभग 50 सेंटीमीटर से भी कम वर्षा होती है। तो सबसे कम वर्षा वाला क्षेत्र आपको किस पठार में देखने को मिलेगा? भिंड में देखने को मिलेगा। फिर यहाँ की जलवायु बोलते हैं तो महाद्वीपीय प्रकार की, क्योंकि मध्य प्रदेश का ऊपर वाला क्षेत्र कौन सा है? महाद्वीपीय है, तो महाद्वीपीय प्रकार की। फसल कौन सी होती है? सरसों। आपको मुख्य रूप से याद रखना है कि मध्य भारत के पठार में हमें मुख्य रूप से सरसों की खेती देखने को मिलती है। इस कारण मध्य भारत के पठार को सरसों का पठार भी कहा जाता है, या पीत का पठार भी आप बोल सकते हैं, क्योंकि पीले रंग की होती है सरसों। तो इसलिए आपको याद रखना है सरसों का पठार या सरसों का कटोरा किसे बोलते हैं? मध्य भारत के पठार को बोलते हैं। यहाँ की प्रमुख नदी चंबल, सिंध, कूनो आदि नदियाँ हैं। हम आगे भी बात करेंगे। अब आगे आइए, आगे बात करते हैं। सर यहाँ पर औद्योगिक क्षेत्र कौन कौन से? तो मुरैना में बामनोर नामक औद्योगिक क्षेत्र देखने को मिलेगा। यहाँ पर मध्य प्रदेश की सबसे पहली सीमेंट फैक्ट्री, जिसका नाम था बामनोर सीमेंट फैक्ट्री, एसीसी कंपनी द्वारा 1921 में लगाई गई थी। किस कंपनी द्वारा? एसीसी कंपनी द्वारा, एसोसिएटेड सीमेंट कंपनी द्वारा 1921 में बामनोर में मध्य प्रदेश की पहली सीमेंट फैक्ट्री लगाई गई थी। उद्योग में भी मैं आपको डिस्कस करूंगा, पर जितनी चीज़ें आज आपके रिकॉल हो जाएं उतनी बातें आप रिकॉल करने की कोशिश कीजिएगा। भिंड में आपको देखने को मिलेगा कौन सा? मालनपुर औद्योगिक केंद्र। यहाँ पर क्या है? जो भी हमारा वेपन्स होते हैं उसकी एक फैक्ट्री लगाने वाले हैं। ग्वालियर में बिलौआ मिलेगा, शिवपुरी में घाटी गांव देखने को मिलेगा, गुना में आपको चैनपुरा औद्योगिक केंद्र मिलेगा। यहाँ पर साइकिल फैक्ट्रियाँ, साइकिल उद्योग के लिए मुख्य रूप से गुना को जाना जाता है। अब मैं यहाँ पर पर्यटन क्षेत्र की बात भी मैं आपको बता देता हूँ। तो माधवपुर राष्ट्रीय उद्यान शिवपुरी में देखने को मिलेगा। पालनपुर कूनो नेशनल पार्क, यह भी क्या होगा? राष्ट्रीय उद्यान होगा, तो यह शिवपुरी में देखने को मिलेगा। ग्वालियर का किला ग्वालियर में, तेली का मंदिर ग्वालियर में। मध्य प्रदेश का या उत्तर भारत का एकमात्र द्रविड़ शैली में बना हुआ मंदिर तेली का मंदिर हमें कहाँ पर देखने को मिलता है? ग्वालियर में देखने को मिलता है।
अब कुछ विशेष बात मैं आपको बता देता हूँ। मैंने आपको एक ज़िला बताया था मुरैना, बताया था, जो कि उत्तर प्रदेश और राजस्थान की बाउंड्री पर स्थित है। मुरैना जो ज़िला है उसे मुख्य रूप से शहद उत्पादन के लिए जाना जाता है। आपको याद रखना है, शहद उत्पादन के लिए मुरैना ज़िला को जाना जाता है। मुरैना का नाम मुख्य रूप से मोरों के नाम पे पड़ा हुआ है, यानी यहाँ पर अधिक तादाद में क्या मिलते हैं, मोर मिलते हैं, इसलिए मोरों के नाम पे ही मुरैना इसका नाम रखा गया था। मुरैना को शहद जिला भी बोला जाता है, शहद के लिए जाना जाता है। एक हमारे बहुत क्रांतिकारी व्यक्ति थे, उनका नाम था, क्या था, राम प्रसाद बिस्मिल। क्या नाम था, राम प्रसाद बिस्मिल। तो राम प्रसाद बिस्मिल का जो पैतृक गांव है, यानी उनका परिवार कहाँ से बिलोंग करता था, मुख्य रूप से मुरैना से ही बिलोंग करता था। मुरैना में राम प्रसाद बिस्मिल की याद में ही मध्य प्रदेश का पहला शहीद मंदिर बनाया गया था। तो आपको याद रखना है, मध्य प्रदेश का पहला शहीद मंदिर कहाँ पर बना हुआ है, मुरैना में। अब यहाँ पर मध्य प्रदेश का पहला फिजिकल कॉलेज बोलते हैं रानी लक्ष्मीबाई फिजिकल कॉलेज, 1957 में उसकी स्थापना हुई थी। ये पीएससी ने पूछा हुआ है। यहाँ पर आपको याद रखना है कि भिंड जो है, भिंड में डीआरडीओ द्वारा मध्य प्रदेश का दूसरा सैनिक स्कूल स्थापित किया जा रहा है। तो सर मध्य प्रदेश का पहला सैनिक स्कूल कहाँ पर है, तो आपको याद रखना है मध्य प्रदेश का पहला सैनिक स्कूल रीवा में है, जिसकी स्थापना 1962 में की गई थी। ठीक है, इतनी बातें आपको इस पठार के बारे में आपको याद रखना है। आगे बात करते हैं रीवा पन्ना के पठार की। यानी जो रीवा, मैं आपको ज़िले बता देता हूँ। यहाँ पर आता है पन्ना, आधा पन्ना बुंदेलखंड में आता है, आधा इसमें आता है। यहाँ पे आपको मिलेगा सतना ज़िला, यहाँ पर आपको मिलेगा रीवा, यहाँ पर आपको मिलेगा मऊगंज, अभी बना है हाल ही में। फिर यहाँ पर आपको मैयर मिल जाएगा, फिर थोड़ा बहुत सीधी। तो ये सब ज़िले किसके अंतर्गत आते हैं, मुख्य रूप से रीवा पन्ना के पठार के अंतर्गत आते हैं। मुख्य रूप से आप देखेंगे तो रीवा, सतना, मऊगंज, मैयर जिला, आधा सीधी और आधा पन्ना, ये सब किसके अंतर्गत आते हैं, रीवा पन्ना के पठार के अंतर्गत आते हैं। अब यहाँ पर मैंने आपको बताई थी किस प्रकार की चट्टानें मिल रही थी हमें, कोडप्पा क्रम की चट्टानें मिल रही थी। तो आपको याद रखना है कोडप्पा क्रम की चट्टानें यहाँ पर हमें देखने को मिलती है। तो यहाँ पर क्या है, आर्कियन क्रम की चट्टानों का विस्तार हमें देखने को मिलता है। तो इसी के टूटने फूटने के कारण कोडप्पा क्रम की चट्टानों का निर्माण हुआ था। तो आपको याद रखना है कि आर्कियन क्रम की चट्टानों के टूट फूट से ही रीवा के पठार का क्या हुआ, विकास हुआ। चट्टान कोडप्पा की बिजावर श्रेणी मिलती है और इसी बिजावर श्रेणी में आपको हीरा देखने को मिलता है। एक बार पीएससी ने पूछा हुआ है कि हीरा जो है वो किस प्रकार की चट्टानों में प्राप्त होता है, तो आपको याद रखना है कोडप्पा की बिजावर श्रेणी में हमें प्राप्त होता है। मैं आपको इसको डिटेल में पढ़ाऊंगा खनिज और चट्टानों में आगे जब हम डिस्कस करेंगे इस टॉपिक को। फिर यहाँ पर विंध्यन क्रम की चट्टानें मिलती है। जो विंध्यन क्रम की चट्टानें इस वाले क्षेत्र में फैली हुई हैं, जिन्हें मुख्य रूप से जो घर में निर्माण में जो भी हमारी चट्टानें काम में आती है, वस्तु काम में आती है, उसके लिए जाना जाता है। इसलिए आप देखेंगे कि रीवा और सतना में आपको अधिकतर सीमेंट फैक्ट्री देखने को मिलती है। क्यों? क्योंकि सीमेंट का इस्तेमाल कहाँ पर किया जाता है, घर बनाने में इस्तेमाल किया जाता है। इसलिए अधिकतर चट्टानें आपको किस में देखने को मिलेंगी, रीवा पन्ना के पठार में देखने को मिलती है। यहाँ की जलवायु महाद्वीप से पास है, तो सीधी सी बात है महाद्वीपीय प्रकार की फसल आप देखिएगा, धान, गेहूँ, मूंगफली आदि बोई जाती है। यहाँ पर मिट्टी किस प्रकार की पाई जाती है वो भी आपको याद रखना है। तो रीवा पन्ना के पठार में हमें लाल पीली मिट्टी देखने को मिलती है। कौन सी मिट्टी देखने को मिलती है, लाल पीली मिट्टी देखने को मिलती है, जो कि तंबाकू, मूंगफली आदि के लिए उपयुक्त होती है। मध्य प्रदेश की मिट्टी पढ़ेंगे, मैं उसमें भी इसको अच्छे से डिस्कस कराऊंगा। आगे बात करेंगे औद्योगिक केंद्र, तो उद्योग विहार रीवा में है, बाबूपुर सतना में है। उद्योग की बात करते हैं तो सीमेंट फैक्ट्री सतना में लगी हुई है बिरला कंपनी की। ताप विद्युत केंद्र लगे हुए हैं सिंगरौली सीधी के समथिंग। पर्यटन क्षेत्र मैयर जिले में शारदा माता मंदिर, कल भी मैंने बताया था, त्रिकुटा पर्वत पर स्थित है। मुकुंदपुर टाइगर सफारी सतना में है, याद रखिएगा, बहुत सारे रीवा में बताते हैं। ठीक है, तो ये है हमारा कौन सा, रीवा पन्ना का पठार है। अब आगे बात करते हैं अगले की। एक और याद रखना कि रीवा पन्ना के पठार का क्षेत्र कितना, लगभग 10.38 है। आगे हम बात करते हैं
तो आगे बात करते हैं बुंदेलखंड के पठार की, जिसका विस्तार 7.7% भाग पे देखने को मिलता है। आप ये समझ लिए ये क्या है, बुंदेलखंड का पठार है। जिला की बात करेंगे तो यहाँ पे आपको मिलेगा ओरछा, ओरछा छोड़ो, यहाँ पर मिलेगा निवाड़ी जिला, जिसे 2018 में क्या बनाया गया था, जिला बनाया गया था। यहाँ आप आओगे तो यहाँ पर आपको क्या मिल जाएगा, टीकमगढ़ देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे आप आओगे तो आपको क्या मिलेगा, छतरपुर देखने को मिलेगा। यहाँ आप आओगे तो थोड़ा बहुत पन्ना देखने को मिल जाएगा। यहाँ आप आओगे तो दमोह देखने को मिलेगा आपको। यहाँ आप आओगे तो सागर, यहाँ आओगे तो थोड़ा बहुत विदिशा। फिर यहाँ पर अशोकनगर की चंदेरी आपको याद रखना है कि जो अशोकनगर की चंदेरी है वो मध्य भारत, मालवा और बुंदेलखंड के पठार की क्या सीमा बनाती है। तो एक बार पूछा हुआ था कि चंदेरी किन सीमा पर स्थित है, तो मध्य भारत के पठार या मालवा के पठार या बुंदेलखंड, यानी बुंदेलखंड और मध्य भारत के पठार की सीमा पर क्या है, चंदेरी नामक स्थल, ऐतिहासिक स्थल स्थित है, आपको याद रखना है। अब इसके निर्माण की बात करते हैं, मैंने जिले आपको बता दिए। निर्माण की बात करेंगे तो यहाँ पर आर्कियन क्रम की चट्टानें मिलती हैं, यानी दुनिया में जब सबसे पहले लावा का विस्तार हुआ था तो कहाँ पर हुआ था, मध्य भारत के या मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड वाले और भारत के बंगाल वाले क्षेत्र में हमें देखने को मिलती है। तो इनका निर्माण किससे हुआ है, आर्कियन क्रम की चट्टानें से हुआ है। चट्टानें जब पढ़ेंगे ये सब क्लियर हो जाएगा। फिर यहाँ पर किस प्रकार की चट्टानें मिलती है, तो आर्कियन क्रम की चट्टानें मिलती हैं। उनको गुलाबी ग्रेनाइट चट्टान के नाम से भी जाना जाता है। तो आपको याद रखना यहाँ पर मुख्य रूप से गुलाबी ग्रेनाइट की चट्टान हमें देखने को मिलती है। अब यहाँ पर एक पॉइंट याद रखिएगा, विंध्याचल की सबसे ऊंची चोटी मैंने क्या बताई थी, गुडविल या सद्भावना शिखर आपको बताई थी। आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि सद्भावना शिखर की ऊंचाई कितनी है। यहाँ पर बुंदेलखंड की जो सर्वोच्च चोटी है वो सिद्ध बाबा की चोटी है। कौन सी है, बुंदेलखंड पठार की सर्वोच्च चोटी सिद्ध बाबा की चोटी है, जिसकी ऊंचाई 1172 मीटर हमें देखने को मिलती है। यहाँ पर आएगा कौन कौन सी मृदा पाई जाती है, मिश्रित मृदा पाई जाती है। मिश्रित मृदा मुख्य रूप से मोटे अनाज के लिए प्रसिद्ध होती है। मोटा अनाज जैसे चना, सोयाबीन, ज्वार, बाजरा, इसके लिए मिश्रित मृदा उपयुक्त होती है। तो आपको याद रखना है कि यहाँ पर कौन सी फसल हो जाएंगी, फिर सोयाबीन होगा सर, बाजरा होगा, मक्का होगा, ये सब कहाँ पर होगा, हमारे बुंदेलखंड के पठार में होगा। जलवायु की बात करेंगे तो महाद्वीपीय है, महाद्वीप के पास है। वर्षा 75 से लेकर 100 सेंटीमीटर होती है। नदियाँ देखोगे तो यहाँ पर आपको एक बेतवा देखने को मिल जाएगी, टोन्स देखने को मिल जाएगी थोड़ी बहुत, उर्मिल देखने को मिलती है जो केन नदी की सहायक नदी है। ये आदि सब नदी हमें देखने को मिलेंगी। फिर आगे बात करेंगे औद्योगिक क्षेत्र, तो पन्ना में पुरेना देखने को मिल जाएगा, टीकमगढ़ में प्रतापपुरा देखने को मिल जाएगा, सागर में सिद्धपुर देखने को मिल जाएगा आपको। तो ये कुछ औद्योगिक क्षेत्र हैं। उद्योग के लिए आपको याद रखना है बीना, बीना में फर्टिलाइजर्स उद्योग है, जिसको 2011 में पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह द्वारा उसका उद्घाटन किया गया था। उसे ओमान देश की सहायता से बनाया गया है। जब हम मध्य प्रदेश का उद्योग पढ़ेंगे तब मैं इन सबको आपको डिटेल में पढ़ाऊंगा, पर अभी भी आपको याद रखना है। यहाँ पर सागर में स्टील कॉम्प्लेक्स बनाया गया है। पर्यटन क्षेत्र की बात करेंगे तो सबसे मुख्य क्या है, ओरछा जो निवाड़ी जिले में आता है। यहाँ पर राम राजा का मंदिर बहुत प्रसिद्ध है। भारत का एकमात्र या विश्व का एकमात्र स्थल है, यहाँ पर राम भगवान को राजा के रूप में पूजा जाता है। तो वो कहाँ पर है, ओरछा में स्थित है। यहाँ पर राम राजा कॉरिडोर की भी स्थापना की जा रही है। खजुराहो के मंदिर चंदेल राजाओं द्वारा बनवाए गए, वो छतरपुर में हमें देखने को मिलेगा, जो कि क्या है, एक यूनेस्को स्थल है। आपको याद रखना है 1986 में यूनेस्को की सूची में शामिल किया गया था। फिर नोरादेही वन्य जीव अभ्यारण्य सागर में मिल जाएगा। भीमराव अंबेडकर अभ्यारण्य सागर में प्रस्तावित है, ये भी आपको याद रखना है। रानी दुर्गावती अभ्यारण्य जो कि दमोह में है। मध्य प्रदेश का टाइगर रिजर्व हाल ही में घोषित किया गया है। तो आपको याद रखना है कि रानी दुर्गावती टाइगर रिजर्व किस जिले में स्थित है, दमोह जिले में स्थित है। सागर और दमोह क्षेत्र में फैला हुआ है, इसीलिए उसे क्या बनाया है, हाल ही में टाइगर रिजर्व भी घोषित किया है। अब देखिए अगले पठार की बात करते हैं, सतपुड़ा मैकाल श्रृंखला। कहाँ पर, मध्य प्रदेश के दक्षिणी क्षेत्र में। मैंने कल इसके बारे में बताई थी कि 7 पहाड़ों का समूह को ही सतपुड़ा बोलते हैं।
तो मध्य प्रदेश या नर्मदा के दक्षिण में कौन से पठार का विस्तार हमें देखने को मिलता है? सतपुड़ा मेकाल श्रृंखला का विस्तार देखने को मिलता है। इनका निर्माण कैसे होगा? सर, गोंडवाना क्रम की चट्टानों से भी इनका निर्माण हुआ है, डेक्कन ट्रेप की चट्टानों से भी इनका निर्माण हुआ है, साथ साथ धारवाड़ क्रम की चट्टानों से भी इनका निर्माण हुआ है। तो हमें किस प्रकार की चट्टान देखने को मिलेगी? धारवाड़, गोंडवाना और डेक्कन ट्रेप की चट्टानें सतपुड़ा वाले क्षेत्र में हमें मुख्य रूप से विस्तृत मिलेंगी। जिले की बात करेंगे कि सर सतपुड़ा मेकाल श्रृंखला के अंतर्गत कौन कौन से जिले आते हैं, तो देखो सबसे पहले यहाँ आएगा आपका बालाघाट, यहाँ आप आओगे आपको मिलेगा सिवनी, यहाँ फिर आप आओगे तो बैतूल मिल जाएगा, यहाँ मिलेगा, यहाँ पर मिलेगा छिंदवाड़ा, फिर यहाँ पर हरदा मिल जाएगा आपको। थोड़ा बहुत नर्मदापुरम भी इसके अंतर्गत लेते हैं, पर मत लीजिएगा क्योंकि उसे नर्मदा घाटी के अंतर्गत अपन को लेना है। फिर यहाँ पर आपको मिल जाएगा आपका असीरगढ़ जिला बुरहानपुर, यहाँ पर आपको मिल जाएगा खंडवा, खरगोन, बड़वानी, ठीक है। तो ये सब जिले किसके अंतर्गत आते हैं? सतपुड़ा मेकाल श्रृंखला के अंतर्गत आते हैं। यहाँ पे वर्षा की बात करेंगे तो 100 से लेके 125 सेंटीमीटर वर्षा होती है। यहाँ पर है पचमढ़ी, कल मैंने बताया था कि सतपुड़ा की महादेव श्रृंखला के ऊपर क्या है? पचमढ़ी बसा हुआ है, जो कि वर्तमान में नर्मदापुरम संभाग के अंतर्गत आता है। तो यही मध्य प्रदेश में यह वह स्थल है यहाँ पर सबसे ज़्यादा वर्षा होती है, लगभग कितनी? 155 सेंटीमीटर वर्षा होती है। कहाँ पर? पचमढ़ी में। तो मध्य प्रदेश का सबसे ज़्यादा वर्षा वाला स्थान पचमढ़ी है। किसके अंतर्गत? सतपुड़ा मेकाल पर्वत श्रृंखला के अंतर्गत आता है। यहाँ की जलवायु महासागरीय जलवायु होगी। क्यों? क्योंकि मध्य प्रदेश भारत के महासागर के पास है, इसलिए। अब यहाँ पर मैंने एक और चीज़ बताई थी कि यहाँ पर कुकरू खामला की कल हमने बात की थी, जो कि पर्यटन क्षेत्र घोषित होने वाला है। किस जिले में? बैतूल में। कॉफ़ी उत्पादन के लिए जाना जाता है। जो छिंदवाड़ा है उसे मक्का जिला बोला जाता है, क्योंकि यहाँ पर मक्का का सर्वाधिक उत्पादन होता है। उच्च चोटी 1350, जो कि मध्य प्रदेश की सर्वोच्च चोटी है, वो भी हमें किसे? सतपुड़ा मेकाल श्रृंखला में ही देखने को मिलती है। मिट्टी यहाँ पर लिखी हुई है, बालाघाट में लेटेराइट मृदा मिलती है, और इधर पूर्वी तरफ पश्चिमी तरफ आओगे तो काली मृदा आपको देखने को मिलेगी। आगे बात करते हैं औद्योगिक केंद्र। तो बालाघाट में आपको किरानापुर औद्योगिक केंद्र देखने को मिलेगा। फिर सिवनी में आओगे तो बंडोल, फिर आप आओगे छिंदवाड़ा में तो आपको बोरेगांव औद्योगिक केंद्र देखने को मिलेगा। फिर यहाँ पर आ जाओगे खरगोन में तो कसरावद औद्योगिक केंद्र देखने को मिल जाएगा। तो ये कुछ औद्योगिक केंद्र हैं जो सतपुड़ा मेकाल श्रृंखला के अंतर्गत आते हैं। उद्योग देखेंगे तो हमें यहाँ पर नर्मदापुरम में यहाँ पर हमें बैतूल में एक देखने को मिलता है। कौन सा? सतपुड़ा ताप विद्युत केंद्र। नेशनल न्यूज़पेपर प्रिंट मिल बुरहानपुर में लगी हुई है, हाल ही में इसको वापस अपडेट करके लॉन्च किया है। ताप्ती कॉटन मिल बुरहानपुर पहली भारत की क्या थी? कॉटन मिल थी, पर क्या थी? वो सफल नहीं हो पाई थी, इसलिए जो मालवा जो इंदौर में लगा हुआ है मालवा कॉटन मिल, उसे ही मध्य प्रदेश का पहला सफल वस्त्र उद्योग माना जाता है। पर्यटन स्थल की बात कर लेते तो असीरगढ़ का पहाड़ बुरहानपुर में देखने को मिलता है, लांजी का किला बालाघाट में देखने को मिलता है, आधे गांव का किला सिवनी में देखने को मिलता है। अब आइए आखिरी मध्य प्रदेश के भौगोलिक क्षेत्र की बात करते हैं, तो उसका नाम है बघेलखंड का पठार, जो कि मध्य प्रदेश के लगभग 7% भागों पर फैला हुआ है। यहाँ पर आएंगे कौन कौन सा जिला आएगा मुख्य रूप से? तो यहाँ पर देखिए अनूपपुर आ जाएगा, शहडोल आ जाएगा, उमरिया आ जाएगा, मंडला आ जाएगा, डिंडोरी आ जाएगा, इधर से सीधी सिंगरौली। ये सब किसके अंतर्गत आते हैं? बघेलखंड के पठार के अंतर्गत आते हैं। इसका निर्माण की बात करते हैं तो इसका निर्माण किससे हुआ है? गोंडवाना क्रम की चट्टाने से हुआ है। आप देखेंगे कि यहाँ पर अधिकतर हमें क्या है? कोयला उत्पादित क्षेत्र देखने को मिलते हैं, इसलिए कहा जाता है कि बघेलखंड के पठार का निर्माण गोंडवाना क्रम की चट्टानों से हुआ है। चट्टान गोंडवाना, मृदा लाल पीली, वर्षा 100 से लेके 125 सेंटीमीटर। बघेलखंड के पठार में भारत मध्य प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा कहाँ पर होती है? बघेलखंड के पठार में होती है। कितनी? 100 से लेके 175 सेंटीमीटर। जलवायु, अब देखिए यहाँ से महाद्वीप से ही पास है, इधर महासागर से ही पास है, तो यहाँ पर महासागरीय और महाद्वीप दोनों प्रकार की जलवायु मिलती है। फसल मूंगफली, चावल, गेहूँ आदि हो कर लोगे। फिर आगे बात करते हैं औद्योगिक क्षेत्र की, तो यहाँ पर सिंगरौली है। सिंगरौली में बेड़न नामक जगह है, जिसे मध्य प्रदेश की ऊर्जा राजधानी भी कहा जाता है, बेड़न सिंगरौली को। तो वहाँ क्या है? एक औद्योगिक क्षेत्र है। सोहागपुर उमरिया में देखने को मिलेगा।
उद्योग की आप बात करेंगे तो उमरिया में आपको लाख बनाने का कारखाना देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर मेनली ताप विद्युत केंद्र अधिकतर लगे हुए हैं, जैसे विंध्याचल, अमरकंटक, तो ये सब किस में आते हैं, इसी के अंतर्गत आते हैं। पर्यटन क्षेत्र की बात करते हैं तो पर्यटन क्षेत्र में आपको कौन सा मिलेगा, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान जो कि उमरिया में देखने को मिलेगा। संजय डुबरी राष्ट्रीय उद्यान ये कहाँ पर मिलेगा, सीधी जिले में देखने को मिलेगा। तो दोस्तों यहाँ पर हमने मध्य प्रदेश के पूरे भौगोलिक क्षेत्र की बात करी, जो कितने में थे, 7 भौगोलिक क्षेत्रों में बांटा गया था। मैं आपको 2-1 पॉइंट और बता देता हूँ, यहीं पे लिख देता हूँ कि मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा भौगोलिक क्षेत्र कौन सा है, मालवा का पठार है, जो कि लगभग 28% भागों पे फैला हुआ है। सबसे छोटा कौन सा है, तो बघेलखंड का पठार है, जो कि 7% भागों पे फैला हुआ है। दूसरा बड़ा पूछेगा तो आपको बताना है कौन सा, नर्मदा सोन घाटी, जो कि लगभग 27% भागों पर फैला हुआ है। तो अब देखिए इस टॉपिक से रिलेटेड कुछ एमसीक्यू सॉल्व कर लेते हैं जो आपके प्रीवियस एग्जाम में पूछे गए हैं। तो पहला प्रश्न है, भौगोलिक रूप से मध्य प्रदेश को कितने भागों में विभाजित किया है। तो कितने भागों में विभाजित किया हुआ है, 7 भागों में विभाजित किया हुआ है। कौन कौन से, मालवा का पठार, रीवा पन्ना, नर्मदा सोन, सतपुड़ा, मध्य भारत, बुंदेलखंड और बघेलखंड का पठार। मालवा की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो सिगार इसका राइट आंसर। कितनी ऊंचाई थी, 881 मीटर। फिर आगे आइए, अगला प्रश्न, निम्नलिखित किन जिलों के समूह को बुंदेलखंड समूह के अंतर्गत आता है, यानी बुंदेलखंड के पठार के अंतर्गत आता है। तो आपको लग रहा है दतिया, छतरपुर और टीकमगढ़, ये आ रहा होगा, तो ये बिल्कुल राइट आंसर है। दतिया मैंने आपको बताना भूल गया था कि जो मैप बनता है अशोकनगर के ऊपर, तो दतिया भी किसके अंतर्गत आता है, बुंदेलखंड के अंतर्गत आता है। फिर निम्न में से किस पठार की सर्वोच्च चोटी सिद्ध बाबा की पहाड़ी है, तो किसकी बताई थी मैंने, बुंदेलखंड की बताई थी। अगली बात करते हैं, जाना पाओ, शिकार, धजारी चोटी किस पठार में स्थित है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मालवा के पठार में स्थित है। भूवैज्ञानिक दृष्टि से मध्य प्रदेश किसका भाग है, मैंने बताया था पहले ही, MPPSC 2016 में पूछा हुआ है, गोंडवाना लैंड का हिस्सा है। फिर आगे बात करते हैं, मध्य भारत के पठार की सही स्थिति क्या है, मालवा के पठार के पश्चिम में स्थित है, नहीं। मालवा के पठार के उत्तर में स्थित है, नहीं। बोल सकते हैं मालवा के पठार के पूर्व उत्तर में स्थित है, यह इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि मुख्य रूप से मालवा के पठार के उत्तर में भी है, पर मुख्य रूप से पूर्व उत्तर में ज़्यादा फैला हुआ है, इसलिए इसका राइट आंसर है। क्योंकि अधिकतर एरिया जो इसका है वो राजस्थान में होता है, उत्तर में तो मानेंगे नहीं। हम मध्य प्रदेश के सापेक्ष में बात करेंगे तो किस में आएगा, पूर्व उत्तर में आएगा। फिर अगला है, मध्य प्रदेश के किस पठार को पूर्वी पठार कहा जाता है, तो इसका राइट आंसर बघेलखंड का पठार हो जाएगा। आगे बात करते हैं, मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा भौतिक भाग कौन सा है, तो आपको मैंने बताया मालवा का पठार लगभग 28% भागों पे फैला हुआ है। भौतिक संरचना से मध्य प्रदेश के 3 कौन कौन से भौतिक, यानी वो पूछ रहा है कि 3 प्राकृतिक क्षेत्र कौन कौन से हैं मध्य प्रदेश के, तो मैंने कौन कौन से बताया था, मध्य उच्च प्रदेश, फिर मैंने आपको बताया था बघेलखंड का पूर्वी पठार और सतपुड़ा मैकाल श्रृंखला, तो 3 ही है इसके अंदर, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। आगे बात करते हैं, अब देखिए मैंने आपको MCQ भी सॉल्व कराई। देखिए दोस्तों, मैं आपको बहुत ईमानदारी से पढ़ा रहा हूँ, आपको याद रखना है कि जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ वो MPPSC के एग्ज़ाम में ज़रूर आने वाला है। ये मेरा बहुत एनालिसिस के आधार पर बनाया गया टॉपिक है। अब हम आगे अगले टॉपिक में बात करेंगे मध्य प्रदेश की नदियों की, तो आप इस सीरीज पर लगातार बने रहिए। आपको मैं आज 2 क्वेश्चन ऑफ द डे दे रहा हूँ, जिनका जवाब आपको किस में देना है, कमेंट बॉक्स में देना है। पहला है, लश्कर का मैदान किस पठार में फैला हुआ है या किस पठार का भाग है, इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। दूसरा है, मध्य प्रदेश का सबसे छोटा भौगोलिक क्षेत्र कौन सा है। ये 2 प्रश्न है जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। मिलते हैं अगले लेक्चर में, धन्यवाद।